जय हिंद सभी को। मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही? वॉइस और वीडियो सब लोग कमेंट करके बताएं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी को जैसा पता है कि आज की तारीख है 11/02। ठीक। सबसे पहले आप सभी का इस शिक्षा संवाद समूह में स्वागत है, जो कि एक यूट्यूब चैनल है और साथ ही साथ जूम क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस देता है। इसमें आपके हेल्प के लिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट जो है एजुकेशन, उससे रिलेटेड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या कोई पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या फिर जो एमए या एमएड कर रहे हो, उन सभी के लिए यह क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो कि आपको पता है कि जो मॉर्निंग बैच होता है, मॉर्निंग बैच आपका पेपर फर्स्ट के लिए होता है। पेपर फर्स्ट में इस समय हम लोग क्या पढ़े? इंडियन लॉजिक पढ़ रहे। इंडियन लॉजिक पेपर फर्स्ट का बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, जो कि या तो कोई फिलॉसफी वाला हो या कोई एजुकेशन सब्जेक्ट वाला हो जिसके सिलेबस में फिलॉसफी हो, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक हो जाता है। लेकिन और लोग जो होते हैं, और भी विषयों के जो विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उसको बहुत ही सरल माध्यम से, बहुत ही सरल भाषा से हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम लोगों ने इंडियन लॉजिक आया कहां से, इसकी अवधारणा कैसे आई, किस लिए आई, इन सब चीजों को एक पूरा का पूरा इसका बेस बनाते हुए अब हम चले। जब कभी किसी की बेस मजबूत होती है तो उसके ऊपर जो भी पिलर खड़ा होगा वो ऑटोमेटिक मजबूत बनेगा वो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि इंडियन लॉजिक। ठीक, इंडियन लॉजिक। लेकिन उससे पहले एक वार्म अप क्लासेस होंगी ना, वार्म अप क्लास में हम लोग देखेंगे पिछली कक्षाओं में जो हम लोगों ने पढ़ा है, उस पिछली कक्षाओं की कितनी चीजें हम लोगों को याद है। ठीक, तो बताने के लिए तैयार हो आप सभी लोग? जी सर। हाँ, सबसे पहले शैली बताएंगे वो कि परसेप्शन है, परसेप्शन के कितने पार्ट्स फर्स्टली माने गए हैं, कि प्रत्यक्ष के शुरुआत में कितने भाग माने गए हैं या कितने वर्गीकरण इनको करे गए हैं प्रत्यक्ष के, बताएं आप। शैली नहीं है क्या? हेलो। हाँ बोले। हाँ सर। सर बोले बोले। सर, एक आपने बताया था ना, लौकिक और अलौकिक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्टली ये है। सेकंड में आप बताएंगे सेकंड में नेहा हमको बताएंगी कि अलौकिक, अलौकिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसके कितने डिवाइडेशन हुए हैं। सर, अलौकिक को इंग्लिश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। इसके ठीक है, तीन मतलब पार्ट किए गए हैं। बिल्कुल ठीक। समान लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज। योगज। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जितने भी टाइप्स आपको बता रहे हैं, इन्हीं टाइप से एक एक पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन। तो इससे पहले वाली कक्षाओं में हमने बताया था कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप से रिलेटेड। तो इसमें सविता सिंह जी बताएंगे कि जो लौकिक प्रत्यक्ष है, इसको दूसरे दो भागों में डिवाइड, दो बार डिवाइड किया गया है। तो दो बार किस तरीके से डिवाइड किया गया है, दोनों के दृष्टिकोणों को बताएं आप। सर, निर्विकल्प और सविकल्प, और तीसरा एक और भाग है हाँ, प्रत्यभिज्ञा, प्रतिविज्ञान। जिसको इंग्लिश में कहते हैं निर्विकल्प को इंडिटरमाइन, सविकल्प को डिटरमाइन, और प्रत्यभिज्ञा को रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन। ठीक है, और एक पार्टीशन और है, दूसरा पार्टीशन, इससे पहले वाला पार्टीशन क्या है? एक्सटर्नल और इंटरनल, हाँ। ऑर्डिनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनल। हाँ ठीक, बिल्कुल सही बोला आपने। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बताया इतनी। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइडेशन तक हम लोगों ने इसकी कहानी को समझ लिया था कि अब इसके अंदर, क्योंकि डिवाइडेशन इसलिए बताना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको जब हम पढ़ाएंगे इसके अंदर तो वहां पे वन बाय वन बताएंगे, तो वहां डिवाइडेशन समझ नहीं आएगा। अब आप अपने सामने ग्राफ बनाए रहेंगे। सबसे पहले क्या होगा, आपका परसेप्शन जाएगा। ठीक, परसेप्शन हो जाएगा। परसेप्शन के टू डिवाइडेशन हुए आपके, टू डिवाइडेशन हुआ। एक आपका क्या, ऑर्डिनरी। ठीक, ऑर्डिनरी हो गया, और दूसरा आपको हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। एक्स्ट्रा।
ठीक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी के संबंध में। ठीक है, ऑर्डिनरी होता क्या है, लौकिक होता क्या है, लौकिक की बातें कहाँ से आई, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी लोगों ने गर्म पानी और ये अपने चीजों को ध्यान दिया है, योगा वोगा किया है, सब के अलग बिस्तर पर हो सभी लोग? नहीं नहीं सर, अलग है, बिस्तर से अलग है। हाँ, बिस्तर से अलग है ना। कौन बिस्तर में है? नेहा की सैलवी, बताओ। सर हम। अरे वाह, नेहा। और सैलवी जी सर। कहाँ हो? सर बेड पे ही है। कॉपी पेन है? हाँ सर, कॉपी पेन लैपटॉप वगैरह सब खोल के बैठे हैं। चलो चलो, बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, अब कॉपी पेन जरूर लिए रहिएगा, कहीं पर भी रहो। अब सबसे पहले बात ये होती है कि परसेप्शन की बात करते हैं। परसेप्शन से पहले इसकी अवधारणा जो आई थी, हमने आपको बताया था कि इसका क्लासिफिकेशन भी बताया था, वर्गीकरण भी बताया था, वर्गीकरण से रिलेटेड कुछ कहानियां भी बताई थी कि इनका वर्गीकरण कैसे हुआ, क्यों हुआ। इनको सबसे पहले जब न्याय फिलॉसफी आई, न्याय दर्शन आया, तो एक प्राचीन न्याय होता है और एक नव्य न्याय होता है। तो नव न्याय के प्रतिपादक कौन है, आप में से कोई बताओ एक नव न्याय के प्रतिपादक? गंगेश। यस। गंगेश गणेश उपाध्याय। उनकी उनकी बुक, मतलब उनके वो टीका का नाम क्या है? तत्व चिंतामणि, याद है? सब तत्व चिंतामणि। चिंतामणि। हाँ, तत्व चिंतामणि उनकी वो उनका नाम है, राइट। उनके उनके द्वारा जो भी लिखा गया वो तत्व चिंतामणि के द्वारा लिखा गया है। और जितनी भी अवधारणाएं हम लोग पढ़ते हैं आज वर्तमान में, सब तत्व चिंतामणि के आधार पर ही पढ़ते हैं। लेकिन हमने वहां पर बताया था कि न्याय फिलॉसफी में मात्र 4 प्रमाण माने गए हैं, उन्हीं को हम कंटिन्यू लेंगे। लेकिन आगे 2 प्रमाण और माने गए जो भट्ट प्रमाण भी कहलाते हैं, भट्टों के द्वारा। भट्ट में कौन आते हैं? आपके पूर्व मीमांसा आते हैं और उत्तर मीमांसा आता है, जिसमें हमने पूर्व मीमांसा पढ़ा चुके हैं, उत्तर मीमांसा भी हम आपकी इवनिंग वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग चारवाक दर्शन को शाम को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले प्रत्यक्ष के जो 2 विभेद हुए, दोनों विभेद को आप जान गए। ठीक है, एक ऑर्डिनरी परसेप्शन हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों लोगों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा। इन्होंने क्या रखा? इन्होंने प्रत्येक वस्तु से इंद्रियों के संपर्क को ही माना है। मतलब ये परसेप्शन है, प्रत्यक्ष है, ये कोई भी विषय वस्तु सभी का जो है परसेप्शन, मतलब मुख्य रूप से इंद्रियों के द्वारा जो संपर्क में आ जाए उसी को प्रत्यक्ष मानते हैं। इस प्रकार इन्होंने वर्गीकरण की परिभाषा में अपने आप को दिखाया है कि लौकिक और अलौकिक दोनों चीजें बताई हैं। इन्होंने बताया है कि जब इंद्रियों का वस्तु के साथ साधारण संपर्क होता है, ठीक है, कैसा? इस सिंपल ये साधारण संपर्क होता है, तब उस प्रत्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, जिसमें ज्यादा मेहनत मशक्कत ना करनी पड़ी, ज्यादा सोच विचार ना करनी पड़े, तो वो आपका ऑर्डिनरी होता है, जिसको हम लोग लौकिक प्रत्यक्ष बोलते हैं। अब फिर बात आती है अलौकिक प्रत्यक्ष क्या होता है। तो अलौकिक प्रत्यक्ष वो होता है जिसमें हम प्रत्यक्ष का प्रतिलोम देखते हैं। प्रतिलोम का मतलब उसका उल्टा, उसका विपरीत देखते हैं। ठीक है, अब जैसे अब मान लो जब इंद्रियों का संपर्क विषयों के साथ असाधारण रूप से, असाधारण ढंग से होता है, कि जिसको हम देख तो रहे हैं, अब मान लीजिए देख नहीं पा रहे, आंख बंद करके सुन ले रहे, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं इनमें जो आएंगी आपकी, ठीक, असाधारण ढंग से। तब उस समय जो है, जब ऐसी चीजें होती, जब असाधारण ढंग से कोई भी चीज होती है, तो उसको हम अलौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक, अलौकिक प्रत्यक्ष का विषय वस्तु जो होता है, उसमें जो इंद्रियों का होता है, उससे केवल साधारण संपर्क नहीं हो सकता, बल्कि उससे ज्यादा भी हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आप नॉर्मल डेफिनेशन में आप इसको बता सकते हो कि जो साधारण रूप में इंद्रियों के द्वारा हम जिसको अनुभव कर सके, जिसको हम देख सके, वो आपका लौकिक हो जाएगा। अलौकिक में जो असाधारण रूप से हम जिसको प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, असाधारण रूप से है नहीं, लेकिन हम उसका प्रत्यक्षता प्रमाण भी मान लेते हैं, प्रमाणों के द्वारा ही हम अपनी कहानियों को लेंगे। अब जब इतनी चीजें हो गई, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई और अभी हमको समझ में नहीं आया लौकिक,
तो आपने कहा चलिए हम आपको लौकिक की बातें बताते हैं। लौकिक की बातें जब हम बताएंगे तो सबसे पहले इनके दो दो डिवाइडेशन होंगे। कौन से? एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। पहला होता है एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। परसेप्शन सब में जुड़ेगा ना, याद रखिए ये जो है वर्ड सबके साथ जुड़ेगा। एक्सटर्नल परसेप्शन जिसको बोलते हैं बाह्य, ठीक, और ये बोलते हैं आंतरिक। दिख रहा है ना सबको? बाह्य और आंतरिक, हाँ दिख रहा है। चलिए जब इतनी चीजें हो गई यहाँ पर, अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे इनकी डिवाइडेशन की बात कि आंतरिक और बाह्य में क्या क्या चीजें आएंगी। क्लियर? याद रखिएगा कभी कभी आंतरिक को हम लोग एक नाम और हिंदी में जानते हैं जिसको बोलते हैं मानस। ये भी ध्यान रखेंगे ना हम लोग, हिंदी वाले भी इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले बाह्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटरनल की बात करेंगे, सॉरी एक्सटर्नल की बात करेंगे। एक्सटर्नल क्या होता है? जब बाह्य इंद्रियों का वस्तु के साथ संपर्क होता है तब उस वस्तु उस संपर्क से जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे हम बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब जब वस्तुओं के साथ संपर्क हो, जब वस्तुओं के साथ संपर्क हो तब ये कहते हैं आपका, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होता है? बाह्य। बाह्य वाले में क्या होता है कि जब वस्तुओं के साथ संपर्क हो, मतलब कह रहे कि जब इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संपर्क होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? उस संपर्क से जो प्रत्यक्ष रूप से हमें कोई भी चीज पता चलती तो उसे हम बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाण बोल या बाह्य प्रत्यक्ष बोलते हैं या कहा जाता है। जैसे कह रहा है, जैसे when the external sense come into contact with the object then what is evident from that contact is called by, क्या बोलते हैं? बाह्य प्रमाण बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे अब बोल तो दिया हमने बाह्य प्रमाण के बारे में, फिर इसमें कहते हैं क्योंकि बाह्य जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वह 5 प्रकार की होती हैं। बाह्य ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? जिसको हम लोग सेंस ऑर्गन आर द 5 टाइप्स। सेंस ऑर्गन कितनी होती है यहाँ पर? 5। सेंस, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक, सेंस ऑर्गन। तो कुल मिला के जो सेंस ऑर्गन से हम लोग को किसी भी चीज का परसेप्शन हो रहा है, किसी भी चीज का एविडेंस या डायरेक्ट चीजें हम लोग को मिल रही है तो कह सकते हैं सेंस द, कहेंगे सेंस ऑर्गन आर ऑफ 5 प्रमाण या 5 प्रकार इसको मानते हैं, 5 टाइप्स मानते हैं हम लोग। जिसमें आपका जैसे होता है आईज होता है, ईयर्स होता है, जैसे आंख होती है, आंख होता है, कान होता है, नाक होता है, जीभ होती है और त्वचा होती है। जिसको आईज बोलते हैं, ईयर्स बोलते हैं, नोज बोलते हैं, टंग बोलते हैं और स्किन बोलते हैं लास्ट में। ठीक है, ये 5 जो है एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं आपके 5। तो 5 के 5 को आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये क्या है? ज्ञानेंद्रियां है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय, सेंस ऑर्गन इंग्लिश में बोलते हैं सेंस ऑर्गन, हिंदी में ज्ञानेंद्रियां होता है। इतनी चीजें क्लियर है सबको? बताओ इसमें क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है कि जैसे मान लो आंखों से है, इसमें कहता है कि जैसे आंखों से देखकर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम चाक्षुष प्रत्यक्ष कहा गया है। क्या कहा गया? चाक्षुष प्रत्यक्ष, जो आंखों से देखा जाए, आंख से। अब देखिए सबसे पहले ये आईज इधर बना देते ना, आंख वाला, ठीक, आंख को इसको बोलते चाक्षुष। ठीक, इसका इंग्लिश भी होगा नहीं, चाक्षुष प्रमाण। तो चाक्षुष प्रमाण क्या होता है? मुख्य रूप से जिसमें हम आंखों के द्वारा कोई भी चीज देखते हैं उसको हम लोग चाक्षुष प्रमाण बोलते हैं। मतलब कि विजुअल, क्या बोलेंगे इसको? विजुअल।
ठीक है, ये याद रखिएगा। विजुअल जिसको हम आंखों से देख सकते हैं वो होगा। अब आप कहोगे कैसे, एग्जांपल दीजिए, तो आप बता सकते हो ना, जैसे टेबल है, टेबल किस कलर की है, तो आप देखकर उसको बता सकते हो टेबल लाल है। तो यह ज्ञान क्या हुआ, विजुअल परसेप्शन का एक उदाहरण हो जाएगा आपका। क्लियर है आपका पहला पॉइंट? जी सर। पहले पॉइंट में आपका ये होगा। दूसरा जो आता है, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे को हम लोग बोलते हैं, हाँ दूसरा होता है आपका स्रोत, सुनने वाला, ठीक है, कान से सुनकर, जो कान से सुने हम लोग। दूसरा क्या है, जो कान से सुनते हैं, कान से सुनने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं स्रोत। क्या बोलते हैं, स्रोत में सुनना। अब सुनने वाले क्या बोलते हैं, ऑडिटरी बोलते हैं। सुनने वालों को हम ऑडिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑडिटरी, ठीक है, ऑडिटरी, ठीक है। ऑडिटरी, ऑडिटरी, ऑडिटरी होता है, ऑडिटरी पढ़ते हैं। तो ये ऑडिटरी परसेप्शन होता है जिसमें हम लोग स्रोत की बात करते हैं, जिसमें हम लोग को कानों के द्वारा कोई भी चीज सुनाई देती है, उसे हम, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका कोई एक एग्जांपल दो, तो आप में से ही कोई एक लोग एग्जांपल दीजिए जरा, बताओ। मुझे सुनकर पता चला कि कौन सा व्यक्ति आया है, जैसे उसकी आवाज से मैं उसको पहचान सकती हूँ हाँ कि कौन है करके। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं जो कानों से सुनाई दे। आप कहते नहीं, जैसे आप घर में बैठे हो और कोई बाहर कोई ऐसी आवाज हो, आप कहो अरे वाह कितनी मधुर आवाज मुझे सुनाई दे रही है, तो ये आपने, ये प्रमाण है ना एक तरीके से। प्रत्यक्ष तो प्रमाण है, लेकिन प्रत्यक्ष में भी किस प्रकार का प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष में लौकिक प्रमाण है। लौकिक के अंतर्गत ये आपका कान से सुनने वाला प्रमाण है, जिसको हम स्रोत प्रमाण, स्रोत प्रत्यक्ष कहते हैं, इंग्लिश में ऑडिटरी परसेप्शन कहते हैं। यहाँ पर जैसे इस ज्ञान का उदाहरण, एक एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि घंटी को, घंटी की आवाज को हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो बेल बजती, तो हम 8 बजता है सभी के यहाँ, पूरे भारत में जब कभी सुबह का 8 बजता है तो एक अलार्म बजता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर आपके घर के आसपास कोई घंटा घर होगा, सुना कि नहीं सुना है सब लोगों ने, बताओ। वो मच्छर पूजा नहीं, नहीं सुना, घंटाघर तो नहीं सर। सर घंटाघर देखा है लेकिन मतलब आसपास नहीं है। तो देखी भी नहीं हो। घंटाघर क्या होता है सर? घंटा घर का बहुत मतलब जहाँ बड़ी, सबसे बड़ी घड़ी लगी होती है। लखनऊ में है। नहीं हाँ, नहीं पूरे भारत में हर सिटी में है है। घंटा घर, ठीक है, हर सिटी में घंटा घर एक बना हुआ है। हम कानपुर में हैं, कानपुर में भी देखा, इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में भी देखा, हर बड़े बड़े शहरों में घंटा घर बना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये दो चीजें आपकी क्लियर। अब दो चीजें, अब तीसरी चीज आती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को सूंघ कर हम लोग करते हैं, किसी भी चीज को क्या करते हैं हम लोग, सूंघ कर करते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आंख कान नाक त्वचा, नाक, नाक का मतलब हुआ, यहाँ पर नाक का मतलब हुआ, नाक का मतलब हुआ सूंघ कर, ठीक, सूंघ कर किसी चीज का जब पता चले तो उससे हम क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं घ्राणज, घ्राणज, ठीक, घ्राणज बोलते हैं हम लोग उसको हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी, OL ऑल फैक्ट्री, ठीक, ऑल्फैक्टरी परसेप्शन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी चीज को सूंघ कर हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब सूंघने वाली चीजें आप, अब आप बता सकते हो कौन सा उदाहरण सबसे अच्छा होगा सूंघने के लिए, बताओ। जैसे नींबू की खुशबू। अरे सबसे बढ़िया फूल की खुशबू, सर, सबसे बढ़िया सर फूल वही की तो खुशबू। बोले फ्रेग्रेंस। हाँ, हाँ, फूल फूल की खुशबू। खुशबू जो है सूंघकर हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। तो इस, ये जो है ऑल्फैक्टरी का एक उदाहरण हो सकता है। अब इसके बाद सूंघने के बाद फिर चौथा आपसे क्या आता है, जिसको हम लोगों ने जीभ किया था ना, किसको क्या कहा था, जीभ, टंग, टंग, ठीक है, जीभ। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग इसको बोलते हैं राशन प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं, राशन प्रत्यक्ष हिंदी में,
ठीक है, ये राशन प्रत्यक्ष बोलते हैं उसकी राशन या रासज, ठीक है, राशन या रासज करके लिखा रहता है, राशन ये होता है। लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट परसेप्शन। क्या बोलते हैं, ठीक है, टेस्ट परसेप्शन। जैसे आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि, या कोई लोग नहीं जानता है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम लोगों की क्लास में जो शैलवी वर्मा है, वह जो है उनकी जो है यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है शैलवी किचन्स। तो वो कुकिंग का पूरा वर्क करती हैं, ठीक है, कुकिंग से रिलेटेड उनको काफी अच्छी चीजें नॉलेज है और समय समय पर वो रेसिपीज डालती रहती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, टेस्ट के बारे में उनसे अच्छा कोई एग्जांपल दे ही नहीं सकता है, कि जैसे कोई भी चीज हो, आप टेस्ट के बारे में कोई एग्जांपल दीजिए शैलवी। बताओ, कहाँ गई? है सर, है, बताइए हेलो। शैलवी। इस हाँ सर। जीव जीव का स्वाद, जैसे जीव का संबंध स्वाद से होता है, तो इसके लिए एक एग्जांपल आप देंगे, बताइए एक एग्जांपल आप। सर जैसे कोई भी ऐसा चीज हो जिसे खाया जाता है, उसे टेस्ट करके। और पहली बात तो सर, टेस्ट तो 3 तरीके से होता है ना। बताओ ठीक है। इंसान अगर टेस्ट करे तो जैसे पहले तो इंसान चीजों को देख के टेस्ट करता है। और दूसरा सर, जैसे इसकी महक से, उसकी महक से बता सकते हैं ना कि ये कैसा, मतलब इसका टेस्ट होगा। और दूसरा जो टेस्ट करते हैं, जो खा के हम टेस्ट करते हैं, वो चीजें होती हैं। तो टेस्ट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कोई एक गूंगा व्यक्ति है, अब उसको खिला तो दो और उससे पूछो कि टेस्ट कैसा है, तो वो ऐसे ऐसे करेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। या फिर हम लोग खा लेंगे, हम लोग कहेंगे अरे बहुत अच्छा था, लेकिन क्या उसको किसी तराजू में या किसी मापन यंत्र में आप तौल सकते हो क्या? तो नहीं तौल सकते। तो यहाँ पर जैसे सबसे अच्छा अगर स्वाद की बात करी जाए, तो स्वादों का राजा कौन है? मीठा। स्वादों का राजा कौन होता है? मीठा होता है। मतलब मिठाई की जो मीठापन होता है, उससे हमें ज्ञान होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासन प्रत्यक्ष बोलते हैं, हम लोग टेस्ट परसेप्शन बोलते हैं हम लोग। क्लियर? रासन या रासन प्रत्यक्ष। क्लियर? तो ये होता है। फिर इसके बाद पांचवा क्या आता है? पांचवे में कौन सा आता है, अब आप बताओ। पांचवे में कौन सा आएगा? स्किन है, स्पर्श करके पता चलना। त्वचा। त्वचा को हम लोग स्पर्श बोलते हैं। अभी इन दोनों में भी आपको अंतर बताएंगे ना, कि आंख को चाक्षुष क्यों बोला, कान को स्रोत क्यों बोल रहे हैं, नाक को घ्राणज क्यों बोलते हैं, जीभ को रासन या रासद क्यों बोलते हैं, त्वचा को स्पर्श क्यों बोल रहे हैं, सब चीजें बताई जाएंगी आपको। यहाँ पर ये हुआ। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब बताओ स्पर्श को। स्किन। टेक्टुअल। ठीक, हाँ, टेक्चुअल होता है, टेक्चुअल या टेक्चुअल परसेप्शन होता है। इसको टचेबल जो होता है, इसको टच करके छूकर हम लोग स्पर्श करके पता कर सके, मतलब त्वचा के संपर्क में होने पर किसी भी चीज का हमें जो ज्ञान होता है, उसी को हम लोग टेक्चुअल परसेप्शन बोल सकते हैं ना, टचेबल परसेप्शन बोल सकते हैं। अब जैसे इसके लिए आप कहते हैं मक्खन है, मक्खन को आप छुइए तो मुलायम मुलायम दिखता है, और वहीं आप लोहे को पकड़िए तो लोहा जो है एकदम कड़ा दिखाई देता है। तो दोनों में हम लोग जान सकते हैं ना कौन सा मुलायम है, कौन सा टाइट है। ठीक है, तो इन्हीं को ही हम लोग बोले। अब इसमें बोलते हैं कि वन कांटेक्ट विथ द स्किन द नॉलेज ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ बटर एंड हार्डनेस ऑफ आयरन इज ऑब्टेन। ठीक है, कह रहा कि these can be called example of टेक्टुअल परसेप्शन। ठीक है, टेक्टुअल परसेप्शन में हो जाता है। फिर तो इतनी चीजें आप सभी को क्लियर है, सबको बताओ। इसमें ज्यादा हिंदी इंग्लिश की तो बात थी नहीं, जो थी मैंने सब बता दिया। एग्जाम में जो भी आना है ऐसे ही आएगा, तो ये इंग्लिश में आप समझ जाओगे। आपको ये नहीं देगा, ये देगा एग्जाम में। याद रखिए, ये फिलॉसफी की भाषा है। ठीक, ये फिलॉसफी की भाषा है, जबकि ये आम बोलचाल में हम लोग भाषा का यूज करते हैं।
आम बोलचाल भाषा में हम लोग इसका यूज करते हैं। जबकि यही अगर आपसे इंटरव्यू में आप जाओगे तो आपसे पूछे कि आंख को चाक्षुष क्यों बोला जाता है, तो आप अगर आपको पता नहीं होगा तो आप बता सकते। जैसे लाइट है, रोशनी है, रोशनी को हम विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं बताओ? प्रकाश। प्रकाश। प्रकाश बोलते हैं। ये जो बिजली होती है, जो करंट होता है, करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत। विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा बोलते हैं ना। तो ऐसे ही सबके लैंग्वेज सभी के सब्जेक्ट में सबकी लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है, तो इसीलिए इसकी भी लैंग्वेज यहाँ पर अलग होती है। ये आम बोलचाल भाषा में है और ये फिलोसफिकल भाषा में है, ये इसका इंग्लिश में है। चाक्षुष को विजुअल बोलते हैं, श्रोत को ऑडिटरी इसको बोलते हैं। सेंस ऑब्जेक्ट बोलेंगे सर। किसको? ये वाला जो हम लोग विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी जो लिखे है ना, हाँ, ये सेंस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे वो ऑर्गन्स हो गया तो ये सेंस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो हो जाएगा गया। ना, सेंस ऑर्गन से सेंस ऑब्जेक्ट। तो इतनी चीजें ये क्लियर हुई, बताओ सभी को इतनी चीजें। जी सर। सर किस मतलब क्या ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? ये जो लिखे है ना सर इंग्लिश वाला, स्टार्टिंग में ही जो लिखे हैं वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। विजुअल, पूरा पांचों। अच्छा। विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। कि अगर आपसे पूछ लेगा कि सेंस ऑर्गन के ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, आपसे पूछ लेगा सेंस ऑर्गन के ऑब्जेक्ट्स, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि सेंस ऑर्गन के ऑब्जेक्ट्स कितने हैं या ज्ञानेंद्रियों के कितने तत्व माने जाते हैं, तो आप बताओगे 5 तत्व माने जाते हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है। अब यहाँ पर इतनी चीजें जब क्लियर हो गई तो इन्होंने बोला कि मन को, इन्होंने कहा न्याय वालों ने कि मन को न्याय दर्शन में आंतरिक इंद्रिय माना गया है। याद रखिएगा, मन को जो माइंड होता है, माइंड को कह रहे कि द माइंड इज कंसीडर्ड एन इंटरनल सेंस इन द फिलोसफी ऑफ जस्टिस, फिलोसफी ऑफ न्याय फिलोसफी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन आपके आ सकता है, क्या आएगा कि मन को किसमें रखा गया है। ठीक, तो मन को आंतरिक में रखा गया है, तो मन को किसमें रखा गया आप बता सकते हो? मन को इसमें आंतरिक इंटरनल वाले में रखा गया है, इंटरनल में रखा गया। अब इसमें बोलते हैं कि यद्यपि मन एक ज्ञानेंद्रिय है, फिर भी उसे बाह्य ज्ञानेंद्रियों से भिन्न रखा गया है। भाई मन भी एक इंद्रिय है ना, उसको भी लेकिन उससे बाहर करा गया। कह रहे कि द नॉलेज विच द रियलाइज थॉट द माइंड इज कॉल्ड मनस प्रतीक, तो मनस हो गया। फिर कह रहे कि taught the mind is sense organ, yet it is different from the external sense। ठीक, तो ये क्यों बताते हैं? इन्होंने कहा कि बाह्य इंद्रियां जो होती हैं वह पंचभूतों से निर्मित होने के कारण अनित्य हैं। मतलब कह रहा है कि द एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन आर इम्प्लीमेंट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट। ठीक, अब क्यों बाहर रखा, इसका उत्तर भी शायद आपको मिल गया होगा कि हमारे शरीर का जो निर्माण होता है 5 महाभूतों से होता है, जिसमें आपके 5 महाभूत आपके सामने लिखे हैं। मन को महाभूत में शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसको बाहर किया गया। ये अनित्य है, नित्य नहीं है, ये अनित्य है। नित्य और अनित्य में आपको मैंने बताया था ना, जो एकदम स्टेबल हो, जिसमें परिवर्तन ना हो, वो नित्य होता है। और जो हम लोग का शरीर है वो अनित्य होता है, नश्वर होता है। एक दिन बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा, ये कहानी इसमें चलती रहती है। परंतु मन जो होता है परमाणु निर्मित होता है, परमाणु निर्मित या निर्वयन होने के फलस्वरूप नित्य होता है। नित्य का मतलब मन जो होता है मन जो है कभी समाप्त नहीं होता है। इन्होंने बोला है कि but the mind is internal as a result of being atom made of animation। ठीक, एनिमेटेड, इतनी चीजें बोली। फिर बोला है कि बाह्य इंद्रियां जो होती हैं पंच महाभूतों से निर्मित होती, जबकि मन जो है अभौतिक है। कह रहे कि वो आपको बाय सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन आर मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट, वेयर एज द माइंड इज इमिडिएटियल, मतलब भौतिक अभौतिक जो है वस्तु है। ये आपका भौतिक वस्तु नहीं है, ये अभौतिक वस्तु है। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें बताई, यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर ये पॉइंट बताओ सभी को। सर मतलब
एक्सटर्नल को भौतिक बोला है और इसको अभौतिक। हाँ, अभौतिक बोला है। ठीक, मन वाले में फीलिंग भी आएगा ना सर, फीलिंग। हाँ, मन वाले फीलिंग भी आएगी। क्लियर है यहाँ पर, इतनी बताइए। कॉग्निटिव फीलिंग। मन जी वाला सर। एकदम क्लियर हो गया ना? सर मन में अभौतिक आएगा, फीलिंग आएगी, और क्या आएंगे? कॉग्निशन, कॉग्निशन आएगा। कॉग्निटिव। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने और भी एग्जांपल आपको देने के लिए बताया। जैसे इन्होंने बोला कि बाह्य इंद्रियों और मन की इस विभिन्नता के कारण मन से प्राप्त ज्ञान जो होता है भिन्न होता है। जैसे किसी भी चीज का आभास होता है ना, तो हमें वस्तु के विशिष्ट गुणों का ज्ञान नहीं होता है उसके विशिष्ट गुणों का ज्ञान होता है, बल्कि एक अनुमान या एक आभास कर लेते हैं कि हाँ ऐसा। जैसे इन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके घर में हम चारपाई पर सोकर उठते हैं, तो उसी समय कोई एक वो टेबल पर रखे हुए सेब का सिर्फ हमें आभास होता है, मात्र क्या होता है, मात्र आभास भर होता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो मन से वो चीजें आपकी हो जाएंगी। पर ये चीजें आपको देखना है, जब इतनी चीजें ये बता दे रहा है तो इन्होंने मन को जो रखा है तो वो आंतरिक, तो आंतरिक में केवल एक है और बाकी 5 इसमें है। टोटल इतनी ज्ञानेंद्रियां है। ज्ञानेंद्रियों के ये प्रकार है जो कि लौकिक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, यहाँ पर इतने पॉइंट्स क्लियर है? जी सर। जैसे इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि प्रातः काल हमारा छोटा भाई हमें जगाता है, तो उस समय कुछ क्षणों तक जो है हम अपने भाई को नहीं पहचान पाते हैं। जब नहीं पहचान पाते, क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि जैसे ही उठते थोड़ी देर के लिए धुंधला धुंधला आभास हमें होता है चीजों को। तो इसी ऐसी ही चीजें इन्होंने बताई है। अब इसी के बाद इसमें निर्विकल्प, सविकल्प और प्रतिविज्ञान की बात भी करी है ना। निर्विकल्प, सविकल्प और प्रतिविज्ञान की बात भी करी है। किसमें करेंगे? दूसरे भाग से हम देखते हैं। एक दूसरा पार्टीशन हम लोगों ने, आपने बताया था, क्या बताया था? तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया, तो इसको साफ करें हम। जी सर। चलो जी सर। चलो, ये पूरा सर जो आप सर बोलो। इसमें आपने जो टेस्ट का बताया था, तो उसमें सिर्फ स्वीट थोड़ी ना आएगा, क्योंकि और भी चीजें उसमें आएंगी। स्पाइसी टेस्ट का भी आ मतलब क्या सकता होता है। है? किसी भी चीज का टेस्ट खाओगे, मतलब राज जीभ, जिसका संबंध जीभ से स्पर्श होना हो, वही, मतलब जो जीभ से जी टचेबल होगी उससे रिलेटेड आप चीजों को बताएंगे। जी सर, जैसे उसमें स्वीट भी आ जाता है, स्पाइसी भी आ जाता है, कड़वा भी आ जाता है। सब आएगा। मैंने एक बताया ना, जैसे किंग की बात करिए, तो किंग कौन होता है, राजा कौन होता है? मीठा, मतलब ये स्वाद में, तो स्वाद में मीठा जो होता है वो राजा जो होता है वो आपका स्वीट होता है आपका, इसलिए इसको बताया मैंने। और सर इसमें ये भी हो सकता है ना कि मतलब हमें कैसा वो लग रहा है, हमारे एक्सप्रेशन से वो पता चल जाता है। बोलने वाले से बात नहीं होती है। वो आप गूंगे का जो बोले हैं, वो जो है एक अपने मन की बात को बताना चाहता है, लेकिन कैसे बताए, ये चीजें हैं उसमें कि टेस्ट उसको मिल चुका है, टेस्ट लेकिन कभी किसी को बताया नहीं जा सकता, केवल सेल्फ से रियलाइज होता है आपको, आंतरिक रूप से आपको चीजें पता चलती हैं, सेल्फ रियलाइजेशन होता है उसमें आपको। ठीक है, क्या होता है उसमें? आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है उसमें। जैसे आपने बोला कि गूंगे वाला ना, तो गूंगे वाले में सेल्फ रियलाइजेशन उसको होता है कि हम क्या चीजें देख रहे हैं, क्या चीजें नहीं देख रहे हैं। जी सर। ठीक है। हम्म। अब हम बात करेंगे इसकी, अब हम दूसरे पार्टीशन की बात करेंगे, जिसमें ऑर्डिनरी को हम लोगों ने जो डिवाइडेशन किया था उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पहला डिवाइडेशन जो था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष को हम लोगों ने 2 डिवाइडेशन किया। इनडिटरमाइंड ना, निर्विकल्प जिसको बोलते हैं, निर्विकल्प, इंडिटरमाइंड। ठीक, निर्विकल्पा जिसको बोलते हैं इन डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट। ठीक, डिटर्मिनेट या डिटर्मिनेट, हाँ डिटर्मिनेट हो गया, तो इनडिटर्मिनेट हो गया। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि निर्विकल्प होता क्या है। तो इसके दूसरे दृष्टिकोण में देखते हैं कि जैसे वस्तु के अस्तित्व का हमें आभास होता है, क्या लिखेंगे? वस्तु के अस्तित्व का हमें आभास होता है।
कहते हैं आभास होना। ठीक, निर्विकल्प जैसे आभास होना, इसमें बताया गया कि जैसे हमें वस्तु के विशिष्ट गुणों का ज्ञान तो नहीं होता है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया, जैसे अभी हमने चारपाई से सोकर उठने वाली बात बताई ना, तो ये जो है आपका लौकिक में तो आएगा। लौकिक का मतलब जो सामने जी आवाज आ सर। रही, जी सर। सर इसमें एग्जाम्पल हमारा भूख भी तो हो सकता है, भूख का आभास होना, जैसे कोई भी अच्छी महक आने पे खाने की भूख का आभास होना। हाँ, भूख का आभास होना। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम निर्विकल्पक की बात कर रहे हैं। निर्विकल्पक का मतलब होता है आभास होना। अब क्या चीज का आभास होना, इन्होंने आभास होने से वो बोला है कि जैसे इन्होंने एक एग्जांपल, ये न्याय वालों का एग्जांपल है। ठीक है, न्याय वालों ने एग्जांपल क्या दिया है, ये हम लोग देखते हैं। न्याय वालों ने एग्जांपल दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने बेड पर सो रहा है, सोते ही सोते उसको अचानक से जगा दिया जाए, तो उसी समय उसके सामने कोई भी विषय वस्तु होगी, कोई भी चीज रखा होगा, उसका केवल उसको आभास मात्र होगा। आभास मतलब केवल दिखाई देगा। अब वो उसको ये नहीं पता चलेगा कि सामने उसके क्या चीज हो रहा है। ठीक है, तो हमें यह अनुभूति नहीं होती है कि अमुक पदार्थ या आपके सामने क्या चीज रखा है। जैसे इन्होंने एग्जांपल एक सेब का दिया है, या कोई एक व्यक्ति उसको जगाता है, तो इन्होंने ये चीजें बोली है। इन्होंने कहा कि बल्कि हमें केवल इतना सा आभास मिलता है कि कोई गोल गोल पदार्थ रखा है, या कोई ऐसी चीज रखी है जो हमारे सामने गोल गोल दिखाई दे रही, मतलब उस गोल का तो एहसास है, लेकिन वो क्या है कुछ देर के लिए उसके नहीं होता है। इसी को निर्विकल्पक बोला है। ठीक है, निर्विकल्पक, तो ये निर्विकल्पक का उदाहरण था। इसमें इसमें क्या बोला कि इस प्रकार एक दूसरा उदाहरण भी इन्होंने बताया है। दूसरे उदाहरण में इन्होंने पहले उदाहरण देखिए, दो उदाहरण दिए हैं। जैसे आपसे एग्जाम में आएगा कि आपके सामने कोई फल रखा है टेबल पे, ठीक है, और कोई उसके विशेष गुणों को कोई नहीं जानता है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि आपके सामने कोई एक वस्तु रखी जिसका आपको उसके विशेष गुण नहीं पता है, तो वह किसके अंतर्गत आएगी। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनेगा, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन बनेगा, आपके सामने कोई ऐसी वस्तु रखी है जिसका आपको उसके विशेष गुण का ज्ञान नहीं होता है कुछ देर के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, निर्विकल्पक कहते हैं। इनडिटरमाइंड, इनडिटर्मिनेट कहते हैं हम लोग। पहला क्लियर है यहाँ पर। सर इसको क्षण में काउंट किया जाएगा ना, क्योंकि कुछ देर तो काफी हो जाएगा, कुछ क्षण के लिए हमें आभास कुछ नहीं देर होगा। के लिए, कुछ क्षण के लिए, बात एक ही होती ना। कुछ क्षणों तक हमें अपने कोई भी चीज, जैसे मान लो हमारे अगल बगल कोई सो रहे, तो अचानक से जब हम उठते हैं तो उठने के बाद देखते हैं अरे ये सब कहाँ हम आ गए। तो कुछ देर के लिए ऐसी चीज सोच रहे कि सपने में हम देख रहे थे कहीं और भी हम विचरण कर रहे हैं, अचानक से नींद खुल जाती, अरे हम तो अपने घर में ही है, गया कौन था फिर। अब ये भी एक बड़ी रोचक कहानी है, अगर हम आपको बताने लगेंगे तो इसकी भी बहुत बेहतरीन कहानी है कि जो सपना हम देखते हैं, सपने कहानी ये है कि उसमें सपने में हमारा शरीर तो यही रहता है, लेकिन हमारी आत्माएं निकलकर विचरण करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, घड़े का पानी भी पीती है, सब चीज का आभास आपको होता है ना। देखते हो सपने ही सपने में जिससे मिलने का मन होता है, जाके उससे मिल के चले आते हैं हम लोग। होता ही नहीं होता है ऐसा, बताओ आप, किसी के जी साथ ऐसा सर। हुआ है। इस सर कोई टिकट नहीं लगता है, घूम के आ जाते बिल्कुल, आप पूरा विचरण पूरा घूम के आ जाओगे ब्रह्मांड में। हम सपने छोटे थे, सपने में देखते थे, जैसे पिक्चर देख रहे, मूवी देख रहे, तो श्री कृष्णा देखते थे, तो सपने में देख रहे कि भगवान कृष्ण के चक्र घूम रहे, हम उनसे जाके मिलने गए हैं। तो ऐसी छोटी मोटी कहानियां दिखाई देती है ना। तो जी ये बाल्यावस्था काल की ऐसी चीजें रहती। लेकिन अब हम लोग के अंदर क्या है कि अगर हम दिन रात इसी चीज को सोचे, मतलब ये हमारे माइंड पर, हमारे सोचने पर है, आंतरिक चीजों में, कि हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर सब उसी में हो जाता है एकजुट। अब जैसे हम जी नेट हो की जाता ही तैयारी करते हैं ना, तो नेट में सोते जागते खाते पीते केवल अगर हम अपने रिजल्ट की बात सोचेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि बार बार हमें वो चीज पॉजिटिव में दिखाई देगी या निगेटिव में दिखाई देगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो।
आपका आत्मविश्वास कितना मजबूत है। जब आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा तो आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें ही दिखाई देंगी। अगर किसी ने कहा अरे अरे मुझे ये नहीं आता, अरे मुझे ये नहीं आता, अरे मेरा ये सिलेबस इनकम्प्लीट है, मेरा वो सिलेबस इनकम्प्लीट है, अगर कोई ये सोचे इनकम्प्लीट छोड़ो, जितना मुझे कंप्लीट है उसमें हम मजबूत हैं, उसमें जितना आएगा, मान लो 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 में से मैंने 60 नंबर हम पढ़ के जा रहे हैं, तो ये मान के चलना कि 60 नंबर मेरे गलत नहीं होंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो हमेशा पॉजिटिव, जो 40 क्वेश्चन और है उसमें भी कुछ आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग के माइंड से रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल तो हो गया, तो अब यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि निर्विकल्पक में कि किसी भी विषय वस्तु के, ठीक है, गुण, रूप और प्रकार का ज्ञान तो नहीं होता है, लेकिन इस ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, इसलिए इस ज्ञान को सत्यता अथवा असत्यता का प्रश्न नहीं उठता। इसमें सत्य है कि असत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। पहली चीज क्लियर है इंडिटरमिनेट में, बताओ आप नेहा, शैलवी? जी सर। ठीक है ना सबको? 4 लोग है ना, 2 लोग और कौन है? शैलवी है, नेहा है और वो है, और एक स्निग्धा है। स्निग्धा जी आपको समझ में आ रहा है? हाँ। क्या आपको इंग्लिश में बताएं हम? हेलो जी सर, समझ में आ रही है ना। इंग्लिश में भी कहो तो इंग्लिश में भी पढ़ते बोलते समझा दे उसको भी ना इंग्लिश में। इंग्लिश में जैसे बोला ना, जैसे हमने लास्ट की लाइन बोली ना कि अतः निर्विकल्पक विषय निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में विषय के गुण, रूप और प्रकार का ज्ञान नहीं होता। कह रहे कि देयरफॉर इन निर्विकल्पक प्रतीका देयर इज नो नॉलेज ऑफ द क्वालिटी फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि इस ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, इसलिए इस ज्ञान के संबंध में सत्यता अथवा असत्यता का प्रश्न नहीं उठता है। सिंस द नॉलेज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और falsity does not arise in relation to this knowledge। ये चीजें इनके पास बोलते हैं, इन्होंने इतनी चीजें इन्होंने बोली। क्लियर है यहां पर? बताओ। जी सर। ठीक, अब यहां पर जब निर्विकल्पक की बात आ गई पहले नंबर पे, अब दूसरा इसका जस्ट अपोजिट आएगा। दूसरा जस्ट अपोजिट जिसको बोलते हैं सविकल्पक। सर विकल्पा में भी ये भी होता है जिसमें कोई विकल्प ही ना हो। हाँ। और बिना जाने आइडिया लगा लेना, ये भी हम लोग इसका मतलब पॉइंट याद रख सकते हैं कि नाम से ही क्लियर है, इसमें कोई विकल्प नहीं है और बिना जाने हम आइडिया लगा लेते हैं। हाँ, बिना गुणों को जाने, बिना उसकी विशेषता को जाने हम कोई अनुमान नहीं लगाएंगे इसमें। जब कोई चीज होता है उसको बस मान लेते हैं, अनुमान लगाने एक अलग चीज होता है। अनुमान में भी अभी आएंगे, इसके बाद अनुमान ही आता है। सविकल्पक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ? सविकल्पक को बोलते हैं डिटरमिनेट। डिटरमिनेट बोलते हैं हम लोग। क्लियर? हाँ, डिटरमिनेट बोलते हैं हम लोग। इतनी होती है। अब डिटरमिनेट की कहानी देखो, इसका अपोजिट कैसे हम लोग समझेंगे, समझाएंगे। इन्होंने कहा कि इसके विपरीत सविकल्पक प्रत्यक्ष जो होता है वह वस्तु का निश्चित और स्पष्ट ज्ञान होता है। कह रहा है कि इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, इन कंट्रास्ट द ऑप्शनल इज द डिफाइंड एंड क्लियर नॉलेज ऑफ द अपीयरेंस सब्जेक्ट। अपीयरेंस ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, अपीयरेंस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि सविकल्पक प्रत्यक्ष जो होता है, सविकल्पक प्रत्यक्ष में सिर्फ किसी वस्तु के अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं रहता, बल्कि उसके गुणों का और उसके गुणों का भी ज्ञान होता है। कह रहे कि नॉट ओनली डज द नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट, बट देयर इज आल्सो नॉलेज ऑफ द एप्रोप्रिएट। तो यहां पर क्या हुआ, यहां गुण का आभास नहीं होता, यहां गुण का आभास होता है। यहां क्वालिटी जो है, क्वालिटी नहीं होती, यहां पर
क्वालिटी जो है देखी जाती है। जब इन दोनों में चीजें हो गई तो अब ये हुआ कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि जब कभी भी हम कुर्सी को देखते हैं, ठीक है, when we look at the chair, तो हमें सिर्फ कुर्सी के अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं रहता। We are not only aware of the existence of the chair, बल्कि कुर्सी के गुणों का भी ज्ञान रहता है। but also the properties of the chair। तो यहां पर ये हुआ, इन्होंने बताया ना कि आपके सामने कोई पड़ी है कुर्सी, बल्कि कुर्सी का ज्ञान नहीं होता, कुर्सी के अस्तित्व का ज्ञान नहीं था, बल्कि उसके गुणों का भी रहता है। जैसे गुण में क्या आएगा कि लकड़ी का गुण क्या है आपका, उस पर हम बैठ सकते हैं, उस पर कोई काम कर सकते हैं। वो लकड़ी जो है लकड़ी से कैसे कुर्सी बनी है, तो वो भी हम लोग जानते हैं। तो इस चीज का पूरा हम लोग को आभास होता है। जबकि इसमें और क्या कहता है, इसमें कहता है कि सविकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु के आकार के साथ ही साथ वस्तु के प्रकार का भी ज्ञान होता है। कि along with the shape of the object there is knowledge of the type of the objects as well। ठीक है, कह रहा है कि सविकल्पक प्रत्यक्ष निर्णायक होता है। याद रखिए ये लाइन है, डिसीजन वाला होता है कि ऑप्शनल इज डायरेक्ट डिसीजन। तो यहाँ पे निर्णायक जो होता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा, सविकल्पक में क्या होता है, निर्णायक होता है। ठीक, निर्णायक होता है, जहां पर हम लोग किसी भी चीज के फैसले को या अंतिम छोर तक हम पहुंच सकते हैं कि उसकी सत्य की वास्तविकता क्या है। यहाँ पर इतने पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं सभी को, बताओ। हेलो, हाँ सर, जी सब जी सर। क्लियर है। अब इसमें प्रश्न उठता है, कहते हैं कि अब इसके साथ इसमें प्रश्न उठता है कि इससे संबंध में सत्यता और असत्यता का प्रश्न भी इसमें उठता है। कि कह रहे कि देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ ट्रुथ एंड फॉल्सिटी अराइज इन रिलेशन टू दिस। अब देखिए इसमें कहता है कि सविकल्पक प्रत्यक्ष और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में अंतर है। ठीक है, कह रहा है कि फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शनल डायरेक्शनल, जिसको आप लोग इनडिटरमाइंड एंड डिटरमाइंड, इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु के मात्र अस्तित्व का आभास होता है। ठीक है, कह रहा है कि इनडिटरमिनेट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफीटेड। क्या होता है, डिफीटेड करता है। यहां पे हम लोग बोलेंगे डिफीटेड। ठीक, डिफीटेड करता है यहां पर सबसे पहले। जबकि सविकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु के अस्तित्व अतिरिक्त उनके गुणों का भी हमें ज्ञान होता है। कह रहा है कि बट in addition to the existence of the object, its properties are also known। ठीक है, यहां पर हम लोग उसको बारे में हम लोग को वह ज्ञान रहता है। फिर इसमें कहते हैं कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में सत्यता अथवा असत्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है। कह रहे हैं कि द क्वेश्चन ऑफ ट्रुथ और फॉल्सिटी डज नॉट अराइज इन द निर्विकल्पक। क्लियर, बट फिर कहते हैं कि परंतु सविकल्पक प्रत्यक्ष में सत्यता अथवा असत्यता का प्रश्न उठता है। क्लियर, कह रहे कि इतनी चीजें क्लियर है। आप लोग बताओ, पूरा का पूरा आपके सामने निर्विकल्पक और सविकल्पक की कहानी आपके सामने है कि दोनों में आप डिफरेंस समझा सकते हो, बता सकते हो ना। जी तो सर निर्विकल्पक में तो आपने बोला ना कि सत्य या असत्य हो सकता है। निर्विकल्पक में सत्य असत्य का ज्ञान ही नहीं होता है, ज्ञान ही नहीं होता है, बल्कि इसका ज्ञान की अगर हम बात करेंगे या इसके क्वेश्चन, कुल मिला के निर्विकल्पक में सही है या गलत है इसका क्वेश्चन ही कोई नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं हम जग रहे हैं, हम इसका फैसला कैसे करें कि सही है कि गलत है। जैसे उठते हैं कुछ चीजें दिख जाती तो उसकी चीजें हम बताते हैं। लेकिन सविकल्पक, अब देखो इसमें एक लाइन और भी आएगी, इसमें कहा गया कि निर्विकल्पक मूक ज्ञान और अभिव्यंजना रहित है।
ठीक है, कह रहे हैं कि निर्विकल्पक इज अवॉइड ऑफ डायरेक्ट साइलेंट और साइलेंट इन साइलेंट की बात कर रहा है। तो इसमें तो यहाँ पर किसी भी ज्ञान के बारे में वो ज्ञान से रहित है, मतलब कोई भी चीज उसको दिखाई दे तो वो बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता, बस समझ लेगा अपने अपने माइंड से। जबकि सविकल्पक में अभिव्यंजना की बात करेगी। ऑप्शनल इज द डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ऑप्शनल याद रखिएगा ना, ऑप्शनल किसके अंतर्गत आएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ऑप्शनल की बात, ठीक है। इसमें डिफीटेड की बात आएगी, इसमें ऑप्शनल की बात आएगी, ठीक। यह ज्ञान निर्णायक होता है कि डिसीजिव होता है। निर्णायक को डिसीजिव बोलते हैं। निर्णायक को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, क्या बोलेंगे बताओ, ये बोलेंगे डिसीजिव, ठीक है, ये बोलेंगे। फिर क्या बोलते हैं, अब ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कह रहा है कि निर्विकल्पक जो होता है, इनडिटर्मिनेट जो होता है, यह मनोवैज्ञानिक संवेदना के अनुरूप होता है। क्या होता है, याद रखिए, ये लाइन याद रखिएगा, ये जो है मनोवैज्ञानिक संवेदना, ठीक, मनोवैज्ञानिक संवेदना के अनुरूप होता है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल सेंसेशन। क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल सेंसेशन बोलते हैं हम लोग। ये याद रखिएगा, संवेदना से संबंधित होता है, साइकोलॉजिकल सेंसेशन की बात करते हैं। जबकि ये क्या होता है आपका, इस वाले में हम लोग क्या बताते हैं, ये भी मनोवैज्ञानिक चीजें तो होती हैं, इसमें बोलेंगे मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलेंगे, मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण की बात हम करेंगे। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताओ, साइकोलॉजिकल परसेप्शन। साइकोलॉजिकल परसेप्शन, हाँ, किसी को स्कूल कॉलेज जाना है क्या, 7 बजे तक, आप 3 लोगों में से 4 लोगों में से, स्निग्धा, सविता सिंह जी। सर मुझे 8:30 बजे जाना है, 8:30 तो शांति पाठ रखे दिन का, किसका, 8:30 बजे पहुंचना है। वो हमारे यहाँ के एक सदस्य खत्म हो गए थे, वो जो डायरेक्टर सर के साथ में थे, हाँ, तो उनके लिए 2 दिन का शांति पाठ रखे हैं, तो 2 दिन जाना कंटिन्यू और संडे के दिन खाने होने के लिए, तो 3 दिन संडे बर्बाद है इस बार। ठीक हम लोग को 8:30 बजे पहुंचना है सर। अब इसमें एक अजीबो गरीब एक, अब आप लोगों में से कोई ये बता सकता है कि इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक संबंध बता सकते हो। इन्होंने बताया है कि इतनी विभिन्नताओं के बावजूद, ठीक है, इतनी विभिन्नताओं के बावजूद निर्विकल्पक प्रत्यक्ष सविकल्पक प्रत्यक्ष का आधार है। कह कि डिस्प्यूट दिस डिफरेंस द नॉन ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट इज द बेसिस ऑफ द ऑप्शनल डायरेक्ट ही बोल रहा है, ठीक है। इसको कहीं कहीं नॉन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, निर्विकल्पक को। क्या बोला, निर्विकल्पक को नॉन ऑब्जेक्टिव भी कहीं कहीं मिलता है। आपके एग्जाम जब आप दोगे तो एग्जाम में मिलेगा नॉन ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मिलेगा और ऑप्शनल डायरेक्ट मिलेगा आपका, ठीक है। तो यहां पर ये कह रहा है कि इसका आधार कौन बन रहा है, इसका बेस कौन बन रहा है, तो इसका बेस जो है निर्विकल्पक बन रहा है। भाई जिसका आधार जो पिलर जो खड़ा हुआ है, पिलर के लिए आधार तो चाहिए। अब आधार कौन बनेगा, अब आधार के बिना पिलर की कोई भूमिका ही नहीं होगी, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है इससे ज्यादा, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है आपका। तो इसके बिना इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक
क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन है ये भी जानिए। आपसे क्वेश्चन आएगा कि निर्विकल्पक और सविकल्पक में पहले कौन आएगा, या पहले पहले नंबर पे कौन होगा। तो अब आप बताओ पहले नंबर पे कौन होगा। सर निर्विकल्पक होगा ना, वही आधार है ना। हाँ, जो आधार होगा वही पहले आएगा, इसलिए इस पॉइंट को भी हम लोग को समझ लेना है। अब इन दोनों के बाद टाइम क्या हो रहा है, 7:04 हो रहा है, ठीक है। प्रतिविज्ञान देखना है, चलो छोटा है। प्रतिविज्ञान भी यहां से क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको भी ध्यान देना है। प्रतिविज्ञान, ठीक, कहीं कहीं प्रतिविज्ञा पढ़ते हैं, कहीं कहीं प्रतिविज्ञान पढ़ते हैं ना। प्रतिविज्ञा या प्रतिविज्ञान पढ़ते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन। ठीक, रिकॉग्निशन की बात करेंगे। तो रिकॉग्निशन क्या कहा गया है, इन्होंने बोला है कि कुछ विद्वानों ने सविकल्पक प्रत्यक्ष का एक विशेष रूप प्रतिविज्ञा को ही कहा है। मतलब कहीं कहीं आपको मिलेगा कि सम स्कॉलर्स हैव कॉल्ड प्रतिविज्ञान, ठीक, रिकॉग्निशन अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑप्शनल डायरेक्टर। ऑप्शनल ये डिटर्मिनेट परसेप्शन की बात करते हैं कि डिटर्मिनेट परसेप्शन के अंतर्गत ये आता है। प्रतिविज्ञा का अर्थ क्या होता है, अब इसका अर्थ होता है पहचानना। क्या होता है इसका अर्थ, यहां पे लिखते हैं ना, प्रतिविज्ञा यहां पर पढ़ाते हैं, वहां केवल एक बताया था, ठीक। प्रतिविज्ञा जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन, ठीक। रिकॉग्निशन की सबसे पहले होती है, इसका अर्थ होता है पहचानना, ठीक है, पहचानना। अब पहचानना, इन्होंने बोला कि इन सब चीजों को पहचानना, तो इन्होंने कहा कि कैसे और क्या चीजों को पहचानना है, कैसे हम इस चीज को समझाएं या बताएं। तो इन्होंने कहा कि भूतकाल में देखी हुई वस्तु को वर्तमान काल में पुनः देखने पर यदि हम पहचान जाते हैं तो उसे प्रतिविज्ञा कहा गया है, ठीक है। इन्होंने कहा, क्या कहा है कि प्रतिविज्ञा मीन्स टू रिकॉग्नाइज। क्या बोला है, प्रतिविज्ञा मीन्स टू रिकॉग्नाइज। तो ये कुल मिला के बोले हैं रिकॉग्नाइज की, ठीक। क्या बोला है, इन्होंने बोला है प्रतिविज्ञा मीन्स टू रिकॉग्नाइज इफ वी रिकॉग्नाइज द थिंग सीन इन द पास्ट व्हेन वी सी इट अगेन इन द प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड प्रतिविज्ञा। मतलब प्रतिविज्ञा को कहा गया कि जो भूतकाल में जो अपने जैसे मान लो परसों, जैसे हम लोग वार्म अप क्लासेस लेते हैं ना, तो वार्म अप क्लासेस भी आपकी रिकॉग्निशन का ही काम करेंगी। वार्म अप क्लासेस क्या काम करेंगी, रिकॉग्निशन का ही काम करेंगे, नहीं करेंगी कि आपको जो हम इस समय पढ़ा रहे हैं, कल की डेट में जब हम लोग आएंगे तो कल की डेट में उस चीजों को हम पूछेंगे कि कल आपको हमने जो पढ़ाया था उसके बारे में बताओ। तो इसी को रिकॉग्निशन बोला गया है, रिकॉलिंग बोली गई है। आप लोग साइकोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि रिकॉल पढ़ते हैं ना, रिकॉल को ही रिकॉग्निशन ही कहा जाता है, बस उसके शब्द में थोड़ा सा अंतर लिया। अब इन्होंने जैसे एक एग्जांपल दिया, नए वालों ने एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लो कि आप अपने घर से घूमने गए अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, कोई मान लो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया, अब वहां पे सिनेमा हॉल में बैठा है, एक व्यक्ति से भेंट हो जाती है उसके, तो देखते ना तुरंत छोड़ के भागने लगते हैं। क्यों भागते हैं, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि कोई ना ये हमको कहीं ना कहीं देखा, इसलिए यहां से निकल लेना ही बहुत अच्छी बात होगी। तो ये प्रतिविज्ञा का एक एग्जाम्पल हो सकता है, होता है कि नहीं होता। या कोई आप विद फैमिली के साथ जा रहे हो, आप कहीं पर घूमने गए, होटल में गए, और आपके साथ साथ आपके कोई रिलेटिव मिल गए, तो वहां पर आप लोग जब मिलते हो तो आपको मेमोराइज होता है, देखा एक कुर्सी पर बैठा, दूसरी कुर्सी पर सामने वाला बैठा, तो आप सोचते रहते कि मैंने इसको कहीं देखा है, मैंने इसको कहीं देखा। उठकर जाते हो, बात करते हो, तब पता चलता है ना आपको कि हाँ अरे ये तो हमारे वहां कजिन के भाई हैं, मतलब कजिन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो वो चीजें आपको, जो चीजें हम लोग को ये चीजें देखते हैं, तो ये प्रतिविज्ञा के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, क्लियर है सर इसको मेमोरियल गैलरी के रूप में भी तो ले सकते हैं कि जैसे हमने कोई प्लेस देखा हो, मेमोरियल गैलरी में जाते हैं तो उस पिक्चर को देखते हैं तो हमें वो चीजें याद आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई नया टीचर, न्यू कैडेट्स, कोई न्यू टीचर अगर आपसे पूछेगा, मतलब कोई क्वेश्चन बनाता है, तो वो बहुत से ऐसी
चीजें लिख देता है। जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया कि कोई एक लड़का या लड़की है, उसका ब्रेकअप होता है, 2 साल बाद जो वो लोग आमने सामने आते हैं, तो उसकी कंडीशन जो है किस तरीके से उसको मेमोराइज करेगी, तो आप रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो है 2 साल बाद जब दो लोग आपस में मिलते हैं, तो वो कह उठते ना एक दूसरे से, अरे ये तो वही आदमी है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हम लोगों में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये विषय वस्तु क्या होगी, रिकॉग्निशन का विषय वस्तु क्या होगा। जो 2 साल बाद जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसी को प्रतिभिज्ञा बोलते हैं। विच आई सॉ इन द सिनेमा हॉल, जैसे सिनेमा हॉल में जैसे मैंने किसी को देखा, तो सो इट वाज एन अफर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये अफर्मेशन बोलते हैं प्रतिभिज्ञा को। अफर्मेशन याद रखिएगा, इसको हम अफर्मेशन भी कहीं कहीं पढ़ते हैं। ये जितने भी प्रोनाउंसिएशन जैसे हमको मिलते जा रहे हैं वैसे हम आपको बताते आ रहे हैं कि एग्जाम में कहीं पर आप फंसिएगा नहीं। ठीक है जी सर। ठीक, अफर्मेशन भी इसको बोलते हैं, अफर्मेशन में आता है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले अब इसकी कहानी और आगे पढ़ते हैं। तो इसमें कहता है कि पहले प्रत्यक्ष की हुई वस्तु को प्रत्यक्ष करने से पहले उसको हम पहचान लेना कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को देखने के बाद देखने और उसको जब हम पहचान लेते हैं तब हम उसको कहते हैं कि हाँ रिकॉग्नाइज हो जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता ये होती है कि यह अतीत और वर्तमान को दोनों को मिलाने का काम करता है। क्या करता है, कह रहे कि द स्पेशलिटी ऑफ प्रतिविज्ञान इज दैट देयर इज अ सिनर्जी। ठीक है, सिनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिनर्जी बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट इन विच देयर इज ए मिक्सचर ऑफ द प्रेजेंट सेंस एंड द प्रीवियस सेंस की बात कर रहे हैं कि दोनों का ये मिश्रण है। किसका मिश्रण, पुराने और नए का मिश्रण है, मिक्सचर है। इसलिए इसको इसमें कहा गया कि अब इसको अगर मान लिया जाए कि जैसे प्रतिविज्ञा है तो इसको किस में रखेंगे, तो इसमें लौकिक में ही ये बात हो रही है। किसमें, लौकिक प्रत्यक्ष के अन्य भेदों का संबंध केवल वर्तमान से ही रहता है। याद रखिएगा, इसकी जो है क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी यही है कि ये दोनों को मिला के रखता है। जबकि अब देखिए, अभी यहाँ पर आप लोगों ने सोचा होगा कि भाई ये जो है अलौकिक जो होता है, अलौकिक में पूरा जो पिछली बीत हो चुकी होती है उसको आती, लेकिन इसकी क्वालिटी ये अलग इसलिए है, क्वेश्चन इससे इसीलिए बनता है कि लौकिक का मतलब जो आंख कान नाक जीवा से इन सब चीजों से हम देख कर समझ जाए ये होता है। लेकिन प्रतिविज्ञा का जब क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा कि ये आपका ऑर्डिनरी में जाएगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाएगा, तो बहुत से लोग जिनको नहीं पता होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि रिकॉग्निशन पढ़ रहे हैं। रिकॉग्निशन में हम लोग सोचेंगे माइंड, अरे माइंड से ही तो हम लोग काम कर रहे हैं, मन से ही तो काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे पहले चीज को, देखी हुई चीज को मेमोराइज केवल कर रहे हैं। क्लियर, इसलिए ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत 80% रहती है कि 80% लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, और हम नहीं चाहते कि आप लोग ऐसा करके आओ, या मैं खुद नहीं चाहता कि मैं खुद ऐसा करके आऊं। क्लियर, यहाँ पर क्लियर सबको। सर इसमें आपने जो विषय वस्तु बताया है वो पर्सन होगा जो देख रहा है या फिर जिसको मैंने देखा है, जो पर्सन, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, मेरा मित्र है, मेरा सत्य प्रकाश, जैसे हम देखो YouTube चैनल पे पढ़ाते हैं, मेरा एक फ्रेंड आता है ना सत्य प्रकाश, तो जैसे ही उसका नाम आता है वो चीज आती है, तो जब हम उसको जान गए तो जो सत्य प्रकाश नाम है ना उसी को प्रतिविज्ञा या रिकॉग्निशन बोलते हैं, हम उसी को बोलेंगे हम। मतलब जो विषय वस्तु होगी उसी को बोलेंगे, जो टॉपिक होगा उसी को बोलेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसी को हम बोलेंगे। क्लियर? जी सर। ठीक, अब यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो आज की डेट में हमने किसकी बात करी है, ऑर्डिनरी की पूरी कहानी आपको समझा दी कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा इनसे भी बनेगा, इनसे भी बनेगा और इससे भी बनेगा। किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे इसके बारे में भी बता दिया। इसको पढ़ाते जाएंगे, इसके बाद फिर धीरे धीरे क्वेश्चन भी इसके स्टार्ट कर देंगे हम लोग, तब तो और भी क्लियर हम लोगों को होगा। जी सर, इसका क्वेश्चन आ जाएगा तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन भी बताते करते चलेंगे ना तो वो चीजें और अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक,
अब जो है कल जो पढ़ेंगे हम लोग अलौकिक प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें जो हम लोग इंद्रियों का विषयों के साथ जो संबंध होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि असाधारण रूप से कैसे उनका संबंध होता है, तो उनके बारे में जानेंगे। सन्निकर्ष प्रत्यय क्या होता है, अलौकिक सन्निकर्ष क्या होता है, सब चीजों के बारे में जानेंगे ना। क्लियर है? चलिए कल भी जो पढ़ने वाले हैं जिसमें अलौकिक है उसमें भी एक योगज है, सामान्य लक्षण है, ठीक है, और ज्ञान लक्षण है। तो ये तीनों चीजें जो हम लोग कल पढ़ेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और कल सोचेंगे कि इसके आगे भी हम लोग करके आगे जाएं, क्योंकि समझाने में थोड़ा सा समय लग जाता है लेकिन कंप्लीट होगा आपका। क्लियर सबको? बताओ आज की डेट में जितना पढ़ा सब क्लियर है? जी सर। जी सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग फिर शाम को मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से वर्क करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सभी को, जय हिंद।